नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात किसानों की। संयुक्त किसान मोर्चा और 9 केंद्रीय मजदूर संगठनों ने आज ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया, जो शाम 4 बजे तक चला। संयुक्त किसान मोर्चा दोपहर 12 बजे से दिल्ली के जंतर मंतर पर उसने विरोध प्रदर्शन किया। कृषि उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम पेंशन, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी समेत 21 सूत्री मांग को लेकर ये बंद बुलाया गया और बंद के दौरान कई सड़क मार्गों पर यातायात पर इसका असर भी दिखा। पंजाब में कई सड़क मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग 4 घंटे के लिए बंद भी रहे। पंजाब दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने चक्का जाम का आह्वान आज किया हुआ था और ये तमाम पुलिस बंदोबस्त भी हमने देखा। उस दौरान इस तरह के तस्वीरें सामने आई। साथ ही आपको बता दें, केंद्र सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच देर रात चंडीगढ़ में 6 मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक में शामिल केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सकारात्मक माहौल में चर्चा हुई। अगली बैठक रविवार शाम 6 बजे तय हुई है। बैठक से निकलकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई। कई मुद्दों पर सहमति बनी है और उम्मीद है कि बाकी मुद्दों पर भी सहमति बन जाएगी। वहीं किसान संगठनों ने भी बैठक के बाद कहा कि केंद्र सरकार से एमएसपी और कर्ज माफी पर चर्चा हुई है और सरकार ने और वक्त मांगा है। वहीं इंटरनेट और सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए गए, तो उसको लेकर सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया है कि ये खोल दिए जाएंगे। साथ ही किसान संगठनों ने कहा है कि उनकी ओर से भी शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। और आइए सीधे चलते हैं पहले अपने सहयोगी मोहम्मद गजाली के पास। गजाली, आप इस समय कहाँ हैं और किस तरह का रहा आज का जो चक्का जाम रहा, क्या असर था, वहां से क्या अपडेट? प्रोग्राम ऑडियो बढ़ा दो यार जी। इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर पे ही हूँ। मेरे इस तरफ जो है अम्बाला जाने का रास्ता है, इस तरफ पटियाला जाने का रास्ता है और फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश इस वजह से है क्योंकि एक प्रदर्शनकारी किसान जो हैं, करीब 63 साल की उम्र थी, गुरदासपुर के इलाके के थे, उनकी मौत हो गई है हार्ट अटैक से। अब उनकी मौत के बाद पोस्टमार्टम होगा और उससे असल जो है कारण पता चल सकेगा और उन्हीं के शोक समागम का वक्त है। अभी उनकी डेड बॉडी यहाँ पर आने वाली है और इस वजह से उसको लेकर यहाँ पर प्रार्थना या प्रेयर भी हो रहे हैं और उनके डेड बॉडी की वेट भी हो रही है। बिल्कुल गजाली, ये तो दुखद खबर आपने बताई कि एक किसान नहीं रहे। और मिलाकर जो उनका जो चक्का जाम की बात थी उसका कैसा असर देखने को मिला? हालांकि कल बातचीत हुई है, रविवार को बातचीत होगी, लेकिन वहां पर किसानों का क्या विचार, क्या सोच रहे? जी देखिए, भारत बंद जो था वो ट्रेड यूनियंस की तरफ से बहुत पहले अनाउंस किया गया था कि वो 16 फरवरी को भारत बंद करेंगे। उस भारत बंद को बाद में किसान संगठन एसकेएम हैं या और दूसरे कई ट्रेड यूनियन या मुलाजिम यूनियन हैं जिन्होंने उसको समर्थन दिया था और इसका अच्छा खासा असर पंजाब में देखने को मिला क्योंकि जब एसकेएम ने इसको समर्थन दिया तो उन्होंने यही बात कही थी कि गांव की जो छोटी अर्थव्यवस्था है, गांव में जो व्यवसाय लोग करते हैं, छोटे व्यवसाय करते हैं, वो उसको ना खोलें या उसको ना करें। ज्यादा इसका असर जो है पंजाब में देखने को मिला। हल्का फुल्का असर इसका हरियाणा के भी उन इलाकों में देखने को मिला है जहां पर किसान यूनियन या किसान लीडर्स जो हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट या डोमिनेंट हैं, जिस इलाके में उनका प्रभाव ज्यादा है। अगर शंभू बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर 2-3 चीजें ध्यान में रखने वाली हैं कि पिछले 4 दिन से ये प्रदर्शन हो रहा है लेकिन किसान हरियाणा में प्रवेश नहीं कर पाए हैं और इसके बीच जो है करीब 70 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। आप कह लें कि वो आंसू गैस के गोले जो छोड़े जाते हैं या पेलेट गन या पेलेट बुलेट्स जो है वो भी छोड़े गए हैं किसी दूसरे बॉर्डर पर भी। ये इलाका जो है शंभू बॉर्डर का, ये पटियाला और अंबाला के बीच है। इसी तरह का जो है एक प्रदर्शन जो है खनौरी बॉर्डर, जो हरियाणा के जींद और पंजाब के पटियाला जिले का बॉर्डर है, इंटर स्टेट बॉर्डर, वहां पर भी प्रदर्शन हो रहा है। फिलहाल जो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर है वो ये है कि सरकार के साथ बातचीत तो चल रही है लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना
सिर्फ ये कहकर कि सरकार से बातचीत चल रही है, वो किसान यूनियन के लीडर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जब आप जी। इतने बड़े भीड़ को लीड कर रहे हो तो किसी एक जगह पर बैठ जाएं तो उससे बेचैनी होती है, वायलेंस होने के भी चांसेस होते हैं। और ऐसा ही आज देखने को मिला जब करीब 12 से 2 बजे के बीच में, सुबह से शांति थी, लेकिन 12 से 2 बजे के बीच में हरियाणा जी। की तरफ से जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े। और उसके बाद से फिलहाल किसान यूनियन के जो लीडर हैं उन्होंने अपने वॉलंटियर्स लगाए हुए हैं, लोगों को ये भी समझा रहे हैं कि वो उस बॉर्डर के करीब ना जाए, और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि सरकार से बातचीत चल रही है। लेकिन बिल्कुल, और रियलिस्टिकली शांति अगर बनाए आप रखें, संयम समझें बनाए तो जो रखें, मांगे ये हैं बहुत किसान, महत्वपूर्ण है। जी गजाली, आपने आपने पूरी एक तरह से चित्र बता दिया वहाँ पे क्या हो रहा है। धन्यवाद आपका। हिमांशु शेखर अपने सहयोगी के पास चलते हैं, रायसेना रोड पर मौजूद हैं। हिमांशु, वहाँ पे किस तरह का नज़ारा और आंकलन किया, आपको क्या अपडेट मिली इलाकों से जो आज चक्का जाम या भारत बंद का आह्वान किया गया था? देखिए निधि, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो देश की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, लेफ्ट से जुड़ी संस्था है, उसके बड़े नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो दूसरे ट्रेड यूनियंस जो हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा के भी बड़े नेता यहाँ पर आए थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया है। साथ ही साहिबाबाद में भी, गाजियाबाद में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। पंजाब में, हरियाणा में, असम में, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, एक साझा विरोध प्रदर्शन हुआ है। और महत्वपूर्ण ये है कि जो एसकेएम एनपी की जो दिल्ली चलो मार्च है, उसके बाद ये पहला मौका था जब किसान नेता जो हैं संयुक्त किसान मोर्चा के और ट्रेड यूनियन लीडर्स, उन्होंने दिल्ली चलो मार्च के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया है और उनकी जो एकजुटता है वो बढ़ रही है। और आज मांग वही थी कि देश में एक नया एमएसपी कानून बनना चाहिए। साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि जो किसानों और लेबर्स के खिलाफ जो वर्कर्स हैं उनके खिलाफ जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उनको वापस लिया जाए। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर विरोध प्रदर्शन निधि आज हुआ है। और जो इंडस्ट्रियल स्ट्राइक का ऐलान आज ट्रेड यूनियंस ने किया था, 9 देश की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियंस ने इंडस्ट्रियल स्ट्राइक का ऐलान किया था, उसका भी मिला जुला असर जो है वो देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिला है। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमांशु इस जानकारी के लिए। और आइए सीधे अब गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं, हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं। देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चे ने भारत बंद का ऐलान किया था और गाजीपुर बॉर्डर पर मैं इस वक्त हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पर इस तरीके के जो रास्ते हैं वो 13 तारीख से ही उनको बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी किसानों का कोई गाजीपुर बॉर्डर के आसपास में मूवमेंट नहीं है। इसकी वजह से जो NH9 के पहले 2 लेन खुले थे, अब 4 लेन खोल दिया गया है और भारी पुलिस का बंदोबस्त जरूर है। आज दिन भर जो है वो भारी तादाद में पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद रही, लेकिन किसान संगठन यहाँ पर प्रदर्शन करने नहीं आए। जो ट्रैफिक है वो भी सुचारू तरीके से चलता रहा। कई सारे लोगों से, हमारी यात्रियों से बात हुई जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से आ रहे थे। उनसे भी हम लोगों ने बात की तो उनका भी कहना था कि कहीं कोई भारत बंद का बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला है, जनजीवन सामान्य रहा है। ये जो जगह है गाजीपुर बॉर्डर, हमने देखा था कि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तो यहाँ पर राकेश टिकैत और उनके साथियों ने मजबूती के साथ में मोर्चा संभाला था। और इस बार हमने देखा कि राकेश टिकैत का उस तरीके से बहुत तीखा कोई बयान या सरकार के खिलाफ उस तरीके से वो उनका बयान नहीं सामने आया है। उन्होंने ये जरूर कहा कि शंभू बॉर्डर के वो किसानों को समर्थन देते हैं और जो पुलिस की बर्बरता है उसकी वो निंदा करते हैं, लेकिन उनका क्या इरादा है, क्या वो शंभू बॉर्डर के किसानों के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठेंगे पिछली बार की तरह, तो इसका कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज जहां तक भारत बंद की बात थी, उनका पहले ही एक बयान आया था कि वो उन्होंने अपने संगठन से रास्ता रोकने को मना किया हुआ है। इसके वजह से आम लोगों को परेशानी होती है। इसके वजह से उनका कहना था कि हम रास्ता नहीं बंद करेंगे, बल्कि किसान जो है अपने खेतों तक नहीं जाएगा, मजदूर मजदूरी नहीं करेगा और जो ट्रेड यूनियन है, कई सारे लोगों ने जो समर्थन दिया था, वो लोग अपना काम धंधा आज बंद रखेंगे। ये उनकी कॉल थी और यही वजह है कि चूंकि नरम रुख रहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों का, तो आज भारत बंद का उस तरीके से असर जो है वो देखने को नहीं मिला है। बहरहाल गाजीपुर बॉर्डर पर आज दिन भर पुलिस की भारी मोर्चेबंदी रही, लेकिन किसान संगठन यहाँ पर नहीं आए। आप कह सकते हैं कि फिलहाल जो ट्रैफिक है वो भी सामान्य चल रहा है और कई सारे रास्तों को जरूर डाइवर्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी कोई यहाँ किसान और पुलिस के बीच ऐसा कोई प्रतिरोध आज हमको देखने को नहीं मिला।
बहुत धन्यवाद रवीश इस जानकारी के लिए कि शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। उधर ग्रेटर नोएडा में शंभू बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ एकजुट दिखाते हुए 500 से अधिक किसान मार्च में शामिल भी हुए। किसानों ने अंसल गोल चक्कर से ग्रेटर नोएडा के परी चौक तक मार्च भी निकाला। हमारे सहयोगी गौरव द्विवेदी ने किसानों से बात की। शंभू बॉर्डर पे बैठे किसानों ने आज ग्रामीण भारत बंद का ऐलान किया है और हम इस समय ग्रेटर नोएडा में अंसल प्लाजा गोलचक्कर के पास मौजूद हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई किसान संगठन जो कि नोएडा अथॉरिटी से अपनी अलग डिमांड कर रहे हैं वो इस भारत बंद को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर एक मार्च निकाले हैं जो कि ग्रेटर नोएडा के परी चौक तक जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी भीड़ जो है इस मार्च में दिख सकती है, इस प्रदर्शन में दिख सकती है और दो अलग अलग किसान संगठन हैं, एक है अखिल भारतीय किसान संघ और दूसरा है किसान संघ, जिसके समर्थक यहाँ पर इस समय मार्च कर रहे हैं। हम चलेंगे बात करने। क्या नाम है आपका? अक्षय चौधरी। अक्षय, ये बताइए कि ये मार्च जो आप लोग कर रहे हैं क्या ये ग्रामीण भारत बंद के लिए है? जी, ये जो हम मार्च कर रहे हैं शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं और ये मार्च हम इसलिए कर रहे हैं जो इतने सालों से किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर आ रहा है, जब बराबर धरने दे रहा है, ज्ञापन दे रहा है, लेकिन ये सरकार पिछले 10 सालों से किसानों की मांग सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आपने अभी पूर्व में देखा होगा 1 साल तक हमारे किसान भाई बॉर्डर पर बैठे रहे, जिन्हों की 1000 की संख्या में जो हमारे किसान शहीद हो गए, उसके बाद भी किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। हम शांतिपूर्वक धरना तो जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पर किसानों की जो डिमांड्स हैं, जो मुद्दे हैं वो दूसरे हैं, पर इन्होंने भी जो किसान शंभू बॉर्डर में बैठ के एमएसपी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसी के लिए ये भी मार्च निकाल रहे हैं। यहाँ पे काफी गर्मजोशी से ये लोग इस मार्च में चल रहे हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि आदमी ही नहीं महिलाएं भी हैं, यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग भी हैं। हम बात करेंगे, हम यहाँ महिलाओं से बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी, हाँ जी। क्यों मार्च कर रही हैं? प्लॉट के मारे, अपने मुआवजे के मारे। हमारे प्लॉट मुआवजा जमीन गई है किसानों की। तो जैसा देख सकते हैं किसान को समर्थन देने के लिए यहाँ मार्च कर रहा है। ग्रेटर नोएडा से गौरव द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया। और आइए अब देश की बात में आगे बढ़ते हैं, मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर का चूड़ाचांदपुर एक बार फिर से हिंसा की चपेट में है। कल रात हुई हिंसा में कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और जबकि ताज़ा हिंसा में 25 लोग जख्मी भी हुए हैं। उग्र भीड़ बेकाबू हो गई तो सुरक्षा बलों को गोलियां चलानी पड़ी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि डीएम के आवास और दफ्तर समेत एसपी ऑफिस को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, जबकि पुलिस सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अलावा उन्हें आग के हवाले किया गया। इस बीच चूड़ाचांदपुर में इंटरनेट सेवा बंद की गई, जबकि आज लोगों के मारे जाने के विरोध में कुछ सिविल सोसाइटी समूह ने चूड़ाचांदपुर बंद का आह्वान भी किया। और मणिपुर के बाद बात अब पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जारी हिंसा को लेकर राजनीतिक टकराव बढ़ता जा रहा है। आज बीजेपी के 6 सदस्यों की एक टीम संदेश खाली जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन सेन को भी वहां जाने से रोक दिया गया। इस बीच संदेश खाली में जारी हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर हिंसा की एसआईटी बनाकर सीबीआई जांच की मांग करती है। वकील ने इस पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सीजेआई ने इससे इनकार कर दिया। इधर लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के प्रदेश बीजेपी और लोकसभा सांसद सुकांता मजूमदार पर हमले के मामले में राज्य के डीजीपी और बशीरहाट के एसपी को तलब किया गया। साथ ही उत्तर 24 परगना के एसपी को भी 19 फरवरी को तलब किया गया है। ये सरकार की बंगाल में जो दुर्नीति चलता है, दुर्गति चलती है, देखिए आप लोग। हम लोग यहाँ आए थे सिर्फ लोगों से मुलाकात करने के लिए, वो भी हमें करने नहीं देते। पता नहीं ये देश आज सारे सूबे में कोई लोकतंत्र की कोई
कोई कोई कुछ नहीं बचे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट में केस किया, इसके लिए आप करेंगे? कर सकते हैं, किसको अपना अपना मर्जी लो। और दिल्ली की बात आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। इस पर सदन में अब बताया जा रहा है कल बहस होगी। एक दिन आया, एक दूसरे दिन आया, और आके दोनों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि, और अब बात कर रहे हैं हम महाराष्ट्र के चिपलून में श्री राणे समर्थक और शिवसेना उद्धव गुट आमने सामने हैं। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नीलेश राणे के पहुंचते ही उनके काफिले की गाड़ियों पर पथराव हुआ। नीलेश राणे के काफिले की गाड़ियों के शीशे भी टूटे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। ये यहाँ पे स्थिति बनी हुई है चिंताजनक। सुनील सिंह हमारे साथ फोन पर मौजूद है। सुनील, क्या हुआ ये मामला? देखिए, जो कोकण है उसमें वर्चस्व की लड़ाई बीजेपी खास करके नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके बीच में और शिवसेना उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बीच में चलती रहती है। इसी बीच में जो गुहागर के जो उद्धव ठाकरे गुट के जो विधायक हैं भास्कर जाधव, उन्होंने एक बयान दिया था जिसके तौर पर नीलेश राणे जो कि नारायण राणे के बेटे हैं और पूर्व सांसद हैं, उन्होंने चुनौती दी थी मैं गुहागर में आकर एक सभा करूंगा। आज शाम को चिपलून से होकर वो गुहागर सभा में जब जा रहे थे तभी भास्कर जाधव का जो दफ्तर है उसके सामने बहुत बड़ी संख्या में शिवसैनिक जमा थे जो कि उद्धव ठाकरे गुट के थे और उस काफिले पर बताया जाता है कि पथराव हुआ। उसके बाद दोनों तरफ से पथराव हुआ और हमला इतना बढ़ गया था कि पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और तब जाके भीड़ जो है तितर बितर हुई है। तो काफिला तो उनका निकल चुका है लेकिन कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे ही बताया जा रहा है और पुलिस को थोड़ा सा हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा लोगों को भगाने के लिए। तो फिलहाल नीलेश राणे का जो काफिला है वो आगे निकल चुका है सभा के लिए, लेकिन जो भास्कर जाधव का दफ्तर है उस इलाके में अभी तनाव बना हुआ है। कुछ लोगों को चोटें आई है ऐसा बताया जा रहा है लेकिन अभी तक अधिकृत तौर पर उसकी सूचना नहीं मिल पा रही है। पुलिस थोड़ी देर में शायद पुष्टि करेगी कितने लोगों को चोट आई है, पथराव में या फिर भगदड़ में। जी, आप नजर बना रखे सुनील। तो नारायण राणे गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट आमने सामने आए और इस तरह की परिस्थितियां बनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं देश की बात में। कांग्रेस ने आज आरोप लगाया था कि इनकम टैक्स विभाग की ओर से कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के खाते फ्रीज करवा दिए गए हैं। उसके बाद खबर आई कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल से उन्हें खाते ऑपरेट करने की इजाजत मिल गई है। पार्टी नेता विवेक तनखा ने भी ट्विटर पर लिखा कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने सुनवाई लंबित रहने तक कांग्रेस पार्टी के खातों पर लगी रोक हटा दी है। विवेक तनखा ने कहा है कि उन्होंने ट्राइब्यूनल को बताया है कि यदि पार्टी के खाते फ्रीज रहेंगे तो कांग्रेस चुनाव के उत्सव में भाग नहीं ले सकेगी। Very graciously, the ITAT, after talking to the DR, has said that there will be only a lien on the bank account. There is no restriction on the bank account. You can operate, and then they will hear me on the merits of the case on the interim application that I filed on Wednesday. I am grateful to the Income Tax Appellate Tribunal for this gracious hearing. And number two, as I said before the tribunal, I am repeating again, Justice Kapadia, Chief Justice of India, would always say that the first opportunity of an SSC of an independent hearing only comes when he goes before ITAT, and today that we had seen. राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गई। उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर नौबतपुर में दाखिल हुई ये यात्रा नेशनल हाईवे 19 से लाल रंग की जीप से दाखिल हुए राहुल गांधी। अब ये यात्रा 21 को कानपुर में स्थगित हो जाएगी और 22 तथा 23 को यात्रा ब्रेक लेगी और फिर 24 को मुरादाबाद से संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। इससे पहले आज बिहार के रोहतास में राहुल गांधी की यात्रा थी। इस दौरान तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ दिखे। दोनों ने एक जीप पर सवार थे और तेजस्वी यादव ड्राइव कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हरियाणा को करीब 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने रेवाड़ी
एम्स का शिलान्यास भी किया है। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता का आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। आपके आशीर्वाद से भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखना का है, तरसाने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक परिवार के हित को देश और देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राही बेहद परेशान हैं। शहर में 4 बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन पिछले 3 साल से मकान लेने के लिए लोग नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। प्राइवेट बिल्डर्स की मनमानी की तरह यहां भी लेट लतीफी की वजह से खरीदार किराए भी भर रहे हैं और किश्त भी चुका रहे हैं। बस मकान की चाबी नहीं मिल पा रही है। देखिए एनडीटीवी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री आवास के ये हाल हैं कि मकान मिलना तो छोड़िए, ये भी मुश्किल हो रहा है कि ये कब तक बन पाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद में और ये गंगानगर इलाका है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री आवास का प्रोजेक्ट है और मैं अपने कैमरा सहयोगी राजीव वाथम से कहूँगा कि वो दिखाएं कि ये जो प्रोजेक्ट है 2017 में शुरू हुआ था और इसको 2018 में कंप्लीट होना था। 18 महीने के पीरियड में इसको कंप्लीट होना था, लेकिन आज जो करीब 6 साल हो चुके हैं और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। नीतेश की चाय की दुकान है। नगर निगम की प्रधानमंत्री आवास योजना में भोपाल के बाग मुगलिया में आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के तहत घर का सपना संजोया था। 2 साल पहले चाबी मिलनी थी, लेकिन अब किश्त और किराया दोनों भरना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने फ्लैट लिया था जो कि 3 साल पहले 2021 में सॉरी, तो हमने 144 लोगों ने फ्लैट लिया था। इसका निर्माण कार्य प्रोजेक्ट में लिया था? ये प्रधानमंत्री आवास योजना जगह बाग मुगलिया EWS नॉन स्लम। 4 साल से परेशान है क्योंकि हम क्या है, हम पे इतना बोझ है कि हम रेंट पे रहते हैं, किराए पे किराया भी दे रहे हैं और 3 सालों से हम लोग इस फ्लैट की EMI भी दे रहे हैं। 5 लाख की EWS से लेकर 30 लाख तक के MIG के ग्राहकों ने पैसा भरा है। कहीं प्रोजेक्ट 2018 में, कहीं 2022 में पूरा होना था, लेकिन अब इंतजार है इसके पूरा होने का। हमने एक सपना देखा कि हमारा एक मकान हो, किराए के मकान में कब तक भटकेंगे। तो सरकार की तरफ से एक योजना आई जिसमें हमने सोचा कि हमें सपने को साकार करने का एक अवसर प्राप्त हुआ और हमने सोचा कि इससे बेहतर मतलब कि हमें समय नहीं मिलेगा और हमने बुक कर दिया। 7.5 लाख का लोन लिया EWS बुक करने के लिए। अब बुक तो हो गया, लेकिन 3-4 साल हो गए हैं और हम लोग मकान के लिए तरस रहे हैं और मकान मालिक है हम पे बहुत भयंकर प्रेशर बना रहे हैं। किराए से चल रहा है। अच्छा, और जो लोन लिया उसकी कितनी EMI जा रही है? 8,000 कम से कम EMI जा रही है। और सर हम लोग 15%, 11%, किसी ने 15-16% तक के ब्याज से इंटरेस्ट से लोन लेके 145 जो मकान है उन्होंने सारे के सारे लोग बहुत परेशान हैं। नगर निगम कह रहा है घर मिलेगा, लेकिन कब, बस ये नहीं बता पा रहा है। सर नमस्ते, मैं इजहार खान बोल रहा हूँ NDTV से। हाँ जी बताइए। सर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो PM आवास योजना के अपने 4-5 प्रोजेक्ट हैं, इनके लोग बेचारे 2 साल से लेके 6 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको पोजीशन नहीं मिल रहा।
और कईयों ने लोन लेके जो है अपना बुक किया है, वो भी परेशान है। और कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि क्वालिटी ख़राब है और जो मतलब जो निर्माण कार्य है वो घटिया हो रहा है जी। अब इसके लिए सब कंसल्टेंट लगे हुए हैं जी। अभी जहाँ पर काम रुक भी गया था वहाँ पर रीस्टार्ट कर दिया गया है जी। 2 जगह में हमने रीटेंडर करके हमने ऑनबोर्ड कराया है। ठीक है, तो सर क्या लग रहा है कितने दिनों में इन लोग को आवास मिल जाएगा? अभी टाइम पीस चल रहा है, टाइम पीरियड चल रहा है, हम लोग लगे हैं उसमें, है ना। शेड्यूल किया गया है, डिफरेंट फेजेस में हम लोग टावर्स देने की अभी बात चल रही है जी। तो हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक, ओके सर, थैंक यू। अपना खुद का घर होने का सपना लेकर राजधानी भोपाल के सैकड़ों लोगों ने नगर निगम के प्रोजेक्ट में आवास बुक किए थे। इसके लिए उन्होंने लोन लेने से भी गुरेज नहीं किया था, लेकिन आलम यह है कि आज 3 साल बीत जाने के बाद भी उनको घर का पोजीशन नहीं मिला है। वो दोहरी तरफ से मार झेल रहे हैं। एक तो उन्हें EMI भी देना पड़ रही है, दूसरी तरफ वो इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आखिर उन्हें आवास कब मिलेगा। जब नगर निगम के पास जाते हैं, शिकायत करते हैं तो उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ NDTV के लिए भोपाल से इजार हसन खान। उड़ान टीवी सीरियल से मशहूर हुई अभिनेत्री कविता चौधरी का आज निधन हो गया। कविता चौधरी को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। वे 67 साल की थी। कविता चौधरी ने सीरियल उड़ान से अपनी पहचान बनाई। ये वो दौर था जब सीरियल्स जीवन के सरोकारों से जुड़े, सहजता, सरलता से बनाए जाते थे। आम नागरिक को जागरूक और प्रगति के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उड़ान सीरियल एक महिला IPS पर आधारित था, जिसे तब बहुत पसंद किया गया था। कविता चौधरी के अभिनय को सीरियल में सराहा गया और आज तक याद किया जाता है। इस सीरियल के अलावा कविता उन्होंने सर्फ डिटर्जेंट अभियान जो विज्ञापन थे उसमें गृहिणी का रोल अदा किया था। कुछ फिल्में भी उन्होंने की थी। लेकिन आज ये दुखद खबर आई है, कविता चौधरी को कुछ ही दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था।